गाइस बचपन से ही मैं इस बात को जानने के लिए बहुत क्यूरियस था कि हमारे इस लाइफ फॉर्म का स्टार्ट कैसे हुआ। और कुछ इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर देता है हमारे एक्सप्लोरेशन बुक जो फॉर क्लास 9th के लिए एक न्यू बुक लॉन्च की गई है, उसका सेकंड चैप्टर जो क्या है, सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो चलिए इसे एक एक करके एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम उसको रीड करते हैं। इट इज वाइडली एक्सेप्टेड अमंग साइंटिफिक कम्युनिटी दैट लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर। तो मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट क्या मानते हैं, लाइफ कहां से ओरिजिनेट हुई? लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम वाटर। Some researchers believe that life may have originated from small water pools. Small water pools क्या है? जैसे पानी कहीं पर इकट्ठा हो जाता है ड्यू टू रेन्स एंड ऑल, तो उससे क्या है, एक स्मॉल वाटर पूल बन जाता है। एंड विद चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस। चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस का क्या मतलब है? हार्श कंडीशंस बेसिकली, ज्यादा टेम्परेचर, कम प्रेशर होना, ठीक है, ये सभी कंडीशंस क्या है, चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस है, रादर देन इन ओशियंस। तो साइंटिस्ट मानते हैं कि ओशियंस में नहीं बल्कि हमारे लाइफ फॉर्म का स्टार्ट कहां से हुआ? हमारे लाइफ फॉर्म का स्टार्ट हुआ है फ्रॉम द स्मॉल वाटर पूल से। हॉट स्प्रिंग्स आर द एग्जाम्पल ऑफ सच एनवायरमेंट। इन इंडिया हॉट स्प्रिंग ऑफ प्यूगा वैली। हॉट स्प्रिंग क्या होते हैं? कुछ इस तरह के झरने होते हैं पानी के, जहां पर टेम्परेचर बहुत हाई है। अराउंड एंड अराउंड अगर हम बात करें तो टेम्परेचर इस पे जाता है अराउंड एंड अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? इसे क्या कहते हैं हम? हॉट स्प्रिंग। ओके, इंडिया में कौन सा हॉट स्प्रिंग प्रेजेंट है उसके एक एग्जांपल है हमारे पास दिया गया, हॉट स्प्रिंग ऑफ प्यूगा वैली। इन लद्दाख मेंटेन वेरी हाई टेम्परेचर। तो वो कहां पर प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है इन लद्दाख। ओके, मेंटेन वेरी हाई टेम्परेचर नियरली एट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कहां पर है? अराउंड एंड अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस इवन इन कोल्ड क्लाइमेट। These environmental conditions seem to be similar to those on the early Earth। तो यही कुछ कंडीशंस रही है अराउंड 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, यानी आज से 3.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले भी कुछ इसी तरह की कंडीशंस हमारे अर्थ पर थी, जहां पर बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर में जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म का हमें स्टार्ट देखने को मिलता है। These organisms living in these hot springs are mostly heat loving bacteria। तो कैसे बैक्टीरिया थे? बैक्टीरिया बेसिकली यूनिसेलुलर। तो उन्होंने कहा कि जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म है, एक तो वो स्टार्ट हुई है फ्रॉम हार्श टेम्परेचर, सेकेंडली वो क्या थी? यूनिसेलुलर थी, जो क्या थी? हीट लविंग थी। हीट लविंग के लिए उन्होंने क्या टर्म दिया? दीज आर कॉल्ड थर्मोफाइल्स। व्हाट आर दिस कॉल्ड? थर्मोफाइल्स। तो थर्मोफाइल्स क्या होता है? थर्मो का क्या मतलब होता है? हीट। फाइल का मतलब होता है लविंग। तो जो भी हीट को लव करते हैं उन्हें हम थर्मोफाइल कहते हैं। सो थर्मोफाइल इज एन ऑर्गेनिज्म दैट थ्राइव्स एंड ग्रो एट वेरी हाई टेम्परेचर, टिपिकली अबव 45 डिग्री सेल्सियस। तो 45 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर में रहने वाले बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? हम थर्मोफाइल्स कहते हैं। ये थर्मोफाइल्स कैसे थे? आपको अभी बताया मैंने कैसे थे। यूनिसेलुलर, बिकॉज बैक्टीरिया कहते हैं होते हैं सिंगल सेल से बने होते हैं। क्लियर? Scientists from Birbal Sahni Institute of Paleosciences, Lucknow, studied these hot springs and found that calcium carbonate, क्या उन्होंने फाउंड किया? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो उन्होंने कहा कि ये इतना हाई टेम्परेचर है, आफ्टर ऑल बैक्टीरिया उसमें सर्वाइव कैसे कर सकते हैं? अगर हम एक इंसान की बात करें, हम 45 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर सकते, वो सर्वाइव कैसे करके इतने हाई टेम्परेचर का? तो उन्होंने कहा कि उन्हें कैल्शियम कार्बोनेट नाम की एक लेयर उसके ऊपर देखने को मिली। So formed rapidly around them. These deposits may have protected early organic molecules from harmful radiations and extreme conditions। तो उन्होंने कहा कि ये जो लेयर थी ये उनको हेल्प कर रही थी बेसिकली हार्श टेम्परेचर में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। कौन सी लेयर थी? कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर। They may have also helped in the formation of the first protective membrane, the barrier that defined a cell। तो फर्स्ट प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन किसकी बनी थी? कैल्शियम कार्बोनेट की। All living organisms are made up of cells, हमें सबको पता है। This cells represents the basic level at which life exists। तो बेसिक लेवल क्या है? फंडामेंटल लेवल क्या है? सेल है। Some organisms such as bacteria और yeast, कौन कौन से? बैक्टीरिया और यीस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? यूनी। यूनी यानी सिंगल सेल से बने होते हैं। कौन से? बैक्टीरिया एंड यीस्ट। While others like plants, fish, bird, animals are made up of millions of cells, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर? That work together. A group of similar cells performing a similar function forms tissue। तो अभी टिश्यू क्या है? बेसिकली इन्होंने कहा कि जब सेल्स
एक ही काम को परफॉर्म करते हैं, एक ही स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो उन्होंने क्या नाम दिया, उन्होंने कहा इसको क्या कहेंगे हम, टिश्यूज कहेंगे। यानी सेल्स का क्लस्टर बेसिकली क्या बनता है, टिश्यू बनता है। डिफरेंट टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन। ओके, सो टिश्यूज आगे जाके ऑर्गेनाइज होते हैं, क्या बनते हैं हमारे पास, ऑर्गन्स बनते हैं। ऑर्गन्स हमारे पास कौन कौन से हैं, फॉर एग्जांपल हार्ट इज एन ऑर्गन, लिवर, किडनी, ये सभी क्या है, ऑर्गन्स हैं। एंड आगे उन्होंने कहा कि सेवरल ऑर्गन्स आर वर्किंग टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन्स भी एक साथ काम करते हैं, एक साथ मिलकर जब सिमिलर फंक्शन का परफॉर्म करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। क्या कहते हैं हम उसे, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। तो एग्जाम्पल में उन्होंने जैसे बताया है, सच एज नेजल पोर्स, नेजल कैविटी, ट्रैकिया एंड लंग्स, ये सभी क्या है, एक साथ परफॉर्म करते हैं, किसका काम करते हैं, रेस्पिरेशन का, यानी कि हम सांस लेते हैं। तो नेजल पोर्स यानी हमारी नाक से स्टार्ट होती है एंड ट्रैकिया एंड लंग्स तक जाती है, तो वो क्या बनाते हैं, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। Even when cells are organized into tissues, organs and organ system, the cell remain the fundamental unit. तो fundamental unit still क्या है, cell है हमारी। This makes us wonder how such tiny cells perform so many different activities. What are the different components of cell? How's our body? In our body, cells communicate with each other. Do cells live forever or do they die? In this chapter, we will explore such question answers as we enter the fascinating worlds of cells. तो कुछ इन्हीं क्वेश्चन का हम आंसर इस चैप्टर में कवर अप करेंगे। ओके, सो हाउ टू स्टडी सेल, किस तरह हम स्टडी कर सकते हैं सेल की। What do we call the ability of the human eye to see two very close objects as separate or distinct? तो कैसे हम ये दो ऑब्जेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, तो कैसे हम इन दो ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट कर सकते हैं, यानी हम उसे अलग अलग देख सकते हैं हमारी ह्यूमन आई से। एज द डॉट्स आर मूव्ड क्लोजर, जैसे जैसे हम इनको क्लोज लेकर आएंगे, यानी कि इसको पास पास लेकर आएंगे, इस डॉट को अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, इस डॉट को भी इतना पास लेते हैं, स्टिल हम क्या है, इसको डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं। So as the dots move closer, there comes a point at which they can no longer be seen as separate when viewed from about 25 centimeters. तो उन्होंने कहा जब हम इसको पास पास लेकर आ रहे हैं, पास पास लेकर आ रहे हैं, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब हम इसको डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाएंगे कि ये डॉट्स दो अलग अलग है, ये सिंगल है। 2 points separated by about 0.1 mm, 0.1 millimeter can be seen as distinct, otherwise they may appear as a single point. तो उन्होंने कहा कि जब तक इन दोनों पॉइंट्स की दूरी कितनी होगी, अराउंड एंड अराउंड 0.1 mm तक होगी, तब तक तो हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की तरह देख सकते हैं। बट जब दूरी इससे भी कम हो जाती है, तब हम उनको डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं बल्कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह देखेंगे। सो दिस इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। व्हाट इज इट कॉल्ड, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। जो ह्यूमन आई की कितनी हमें अभी पढ़ा है, इट इज 0.1 मिलीमीटर। कहने का मतलब समझ गए कि 0.1 मिलीमीटर जो है वो लिमिट है रेजोल्यूशन की। अगर हम इससे भी क्लोज किसी ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं देन हम उसको अलग अलग नहीं देख सकते। A cell is usually too small to be seen by unaided eyes. This raises an important question. How have cell biologists studied the structure and function of cell that are much smaller than the limit of resolution of human eye? तो होता क्या है कि जो हमारे अंदर को जो सेल्स हैं वो इतने क्लोजली बाइंड है, इतने ज्यादा क्लोजली बाइंड है कि वो 0.1 mm की बाउंड्री को भी क्रॉस कर देते हैं, यानी उससे भी ज्यादा छोटे हैं। तो फिर ऐसे कैसे है कि हम उसके स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शन को इतना अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम सबको पता है, हम यूज करते हैं माइक्रोस्कोप। ओके, हम क्या यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। यू हैव लर्न अबाउट कॉन्वेक्स लेंस, हमने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में भी पढ़ा। द कॉन्वेक्स लेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज दैट इज एन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आईपीस। तो अगर आप देखें तो ये जो पोर्शन है, जो ऊपर का पोर्शन जिसमें हम आईज के थ्रू देखते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, आई पीस कहते हैं। क्या कहेंगे हम इसे, आई पीस कहते हैं। ओके, एंड जो नीचे जो लेंसेज लगे होते हैं जहां पर, इस लेंसेज को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये बेसिक फॉर्मेशन है किसी भी एक सिंपल माइक्रोस्कोप की। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम बेसिकली कॉन्वेक्स लेंसेज के ऐसे कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर सके। क्या कर सके, मैग्नीफाई, यानी उसको हम एनलार्ज करके देख सके। नेक्स्ट है रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व द सेल इन
1665। फर्स्ट पर्सन कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। ये हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा है। यूजिंग अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप जो कि कैपेबल ऑफ अबाउट 200 to 300 टाइम्स मैग्निफिकेशन। क्लियर? फर्स्ट पर्सन थे रॉबर्ट हुक। कब उन्होंने डिस्कवर किया था? 1665 में डिस्कवर किया था, जब उन्होंने खुद से अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया था जो 200 से 300 टाइम्स मैग्नीफाई कर सकता था। While examining a thin slice of coke, he observed small box-like compartments and named them cells. उन्होंने क्या नेम दिया? cells नेम दिया। In school laboratories, light microscopes are used to observe objects using different objective lens. तो objective lens हम यूज करते हैं, यहाँ पर भी हमने डिफाइन किया है। ये क्या एरिया है? इस एरिया को हम कहते हैं आई पीस। ओके, ये जो है मिरर होता है, एंड ये जो नीचे लेंसेज लगे हैं, ये लेंसेज क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस है। To achieve better magnification and resolution under visible light, explore different parts of a microscope in your school laboratory and use it to observe fine structure of various material. Under the microscope, you will see a magnified image of an object. You can estimate the actual size. Okay? तो बेसिकली माइक्रोस्कोप क्या करता है? किसी भी एक ऑब्जेक्ट को उसके मैग्नीफाइड यानी उसके एनहांस्ड फॉर्मेट में हमें प्रेजेंट करता है। इसके बाद है रेडी टू गो बियॉन्ड। तो अभी हमारे पास माइक्रोस्कोप के भी दो टाइप्स है। सबसे पहले जो अभी हमने पढ़ा वो था एक लाइट माइक्रोस्कोप, जो हमारी लैबोरेटरीज में हमें देखने को मिलता है। बट लाइट माइक्रोस्कोप का भी एक एनहांस्ड वर्जन है जिसे क्या कहते हैं? एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो नाम से ही पता लग रहा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसका यूज करेगा? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का यूज करेगा। So apart from light microscope, scientists also uses a powerful electron microscope that reveals the fine details of the cell structure. These instruments use a beam of electron instead of light. तो यहाँ पर light का नहीं बल्कि beam of electrons का यूज किया जाता है to produce highly magnified images, allowing us to see cell structures at the nanometer scale. nanometer यानी बहुत ही स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी मीटर की। तो एक नैनोमीटर के अगर हम वैल्यू की बात करें तो किसके बराबर है? 10⁻⁻⁹ ऑफ अ मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। तो इतनी स्मॉलर यूनिट्स को अगर हमने अचीव करना है तो हम किसका यूज करेंगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोमीटर माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे। तो यूनिट कन्वर्जन की अगर हम बात करें तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1000 ऑफ अ माइक्रोमीटर। इसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला है कि अगर हमें एस्टिमेटेड साइज देखना है किसी भी अनियन पील सेल का तो हम क्या यूज करेंगे? क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? तो वो फॉर्मूला है डायामीटर ऑफ विजिबल फील्ड इन माइक्रोमीटर अपॉन नंबर ऑफ सेल्स अलोंग द डायामीटर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सैंपल है कुछ इस तरह का। माइक्रोस्कोप में हमने कुछ इतना एरिया जो है हम वो कवर कर रहे हैं। इसका क्या होगा? एक डायमीटर होगा। ठीक है, डायमीटर क्या होता है? रेडियस प्लस रेडियस। तो जितने नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है वो हमने यहाँ पर क्या करना है? काउंट करके उसको नीचे वाली शेल में यहाँ पर लिख देना है। एंड जितना भी डायमीटर की वैल्यू है उसको हमें माइक्रोमीटर के फॉर्म में जो है ऊपर वाले सेक्शन में हमें न्यूमरेटर के साइड में हमें फिल करना है। एग्जांपल देखते हैं। सपोज 25 सेल्स आर सीन अलोंग द डायमीटर। इन दैट केस साइज ऑफ वन अनियन सेल वुड बी। तो बेसिकली ये सैंपल जो है ये 5000 माइक्रोमीटर का सैंपल है। उसमें कितने सेल्स हैं? 25 सेल्स है। तो पर सेल का अगर हम बात करें तो वो कितना साइज होगा उसका? 200 माइक्रोमीटर उसका साइज होगा। क्लियर है? इसके बाद इफ द एस्टिमेटेड साइज ऑफ अनियन पील इज 200 माइक्रोमीटर, हाउ मच डज अ लाइट माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई दिस सेल? तो अभी आगे उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई एक सेल हमें पता लग गया कि वो 200 माइक्रोमीटर है तो एक माइक्रोस्कोप उसको किस हद तक मैग्नीफाई कर सकता है? सो उन्होंने कहा द टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ किसके ऊपर? आईपीस जो नीचे जो ऊपर की तरफ है एंड ऑब्जेक्टिव लेंस जो नीचे की तरफ बने होते हैं। तो इन दोनों के कंबाइंड पावरफुल से जो है एक हम बेसिकली मैग्निफिकेशन को अचीव कर सकते हैं। इफ बोथ आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ 10x, यानी 10x ही जो है ऑब्जेक्टिव लेंस उसको मैग्नीफाई कर रहा है एंड 10x ही जो है वो हमारे पास आईपीस जो है उसको मैग्नीफाई कर रहा है। तो टोटल मैग्निफिकेशन कितनी बन जाएगी? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी 100 टाइम्स। अगर हम इसी की बात करें तो 200 माइक्रोमीटर जो है आफ्टर 100 टाइम्स मैग्निफिकेशन कितना साइज उसका अचीव हो जाएगा? 20,000। एंड यूनिट वही रहेगी हमारे पास माइक्रोमीटर। ठीक है, सो ये जो है पावर हम उसको अचीव कर सकते हैं यूजिंग अ लाइट माइक्रोस्कोप विद पावर 10 एंड 10। इसके बाद thus a microscope allows us to see small structures clearly and in an essential tool for studying the cell structure. Over years scientists have improved the microscope। तो improve कर रहे हैं माइक्रोस्कोप को by improving three main features। कौन कौन से?
सबसे पहला है रेजोल्यूशन, जो हमारे मोबाइल स्क्रीन में भी होता है रेजोल्यूशन, यानी कितनी ज्यादा क्लैरिटी, जितना हाई रेजोल्यूशन उतनी बेटर क्लैरिटी। सेकंड है कंट्रास्ट, यानी लाइट एंड डार्क के बीच का डिफरेंस। एंड थर्ड जो है वो है मैग्निफिकेशन। तो इन तीनों एम्पलीट्यूड्स को अगर हम बेसिकली इंप्रूव करते हैं तो हमारा माइक्रोस्कोप जो है वो और भी ज्यादा एनहेंस्ड हमें क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा। These improvements have turned microscope into a powerful tool for studying cells. Okay, so इन्हीं सब के थ्रू हम जो है और भी अच्छे से जो है हम सेल्स को स्टडी कर सकते हैं। तो गाइस आगे जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। आई होप आपको ये जो लेसन है ये अच्छे से स्टार्टिंग फर्स्ट 4 पेजेस आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे।